अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मौज़म मुग़ल की बुक से प्रॉब्लम नंबर 12 को सॉल्व किया था। आज हम प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 जो कि पेज नंबर 442 पर है। Mr. Sharif Siddiq is working as a teacher in a government college of commerce. He has furnished the following data for tax year 30th June 2019. तो ये प्रॉब्लम है जी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सब लोग बुक्स अपनी ओपन कर लें, नोटबुक भी ओपन कर लें और साथ साथ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाएं। सबसे पहले हमारे पास सैलरी गिवन है 1,60,000 पर मंथ। तो याद रखें, सबसे पहले जब हम सैलरी लिखेंगे, कोई भी आइटम जब इस फॉर्मेट में लिखी जाएगी वो एनुअल बेसिस पर लिखी जाएगी। तो 1,60,000 सैलरी है पर मंथ। अगर इसे 12 से मल्टीप्लाई करें तो एनुअल सैलरी आपके पास आ जाएगी जी 19,20,000, जो कि फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट है जी फर्निश्ड अकोमोडेशन रेंट पेड डायरेक्ट बाय द कंपनी टू द लैंडलॉर्ड 7,50,000। फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है, साथ रेंट कंपनी पे कर रही है लैंडलॉर्ड को 7,50,000। तो अकोमोडेशन फैसिलिटी की दो ऑप्शन आपको गिवन है। अकोमोडेशन फैसिलिटी दो ऑप्शन गिवन हैं जी इससे रिलेटेड। एक तो फर्निश्ड अकोमोडेशन है, वो प्रोवाइड की जा रही है, और दूसरा रेंट जो है वो डायरेक्टली कंपनी पे कर रही है। मतलब उसने क्या किया हुआ है कि उसने एक मकान लिया हुआ है जिसका रेंट कंपनी पे कर रही है, पेड डायरेक्ट टू द लैंडलॉर्ड। जो उस मकान का मालिक था, कंपनी उसको रेंट पे कर रही है। तो जब दोनों ऑप्शन दी जाएं तो कैलकुलेशन दोनों की जाती है। जो बड़ी अमाउंट होती है, हायर फिगर होती है, वो टैक्सेबल हो जाती है। तो जब मकान दिया जाता है तो हम 45% लेते हैं। इन केस ऑफ बिग सिटीज़ ना मेंशन हो तो बिग सिटी ही कंसिडर करते हैं। 45% लिया जाता है मिनिमम टाइम स्केल का। मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो बेसिक सैलरी का ही आपने 45% ले लेना है। तो जब हम 19,20,000 का 45% लेंगे तो वो आएगा 8,64,000। ठीक हो गया जी। तो जो रेंट पे किया जा रहा है, रेंट पे डायरेक्ट टू द लैंडलॉर्ड, वो लिखा हुआ है 7,50,000। ये भी हम लिख लेंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन हैं। अब अवेल बेशक वो जो मर्ज़ी ऑप्शन करे, हम दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। इनमें से जो हायर अमाउंट होगी वो टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर प्राइवेट यूज़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ व्हीकल वाज 8 लाख। कन्वेंस प्राइवेट यूज़ के लिए प्रोवाइड की गई है। जब कन्वेंस फॉर प्राइवेट यूज़, जब प्राइवेट यूज़ के लिए कन्वेंस प्रोवाइड की जाएगी तो आप जानते हैं कन्वेंस की वैल्यू ली जाती है, 8 लाख है, उसका 10% टैक्सेबल हो जाता है। 8 लाख का 10% लेंगे तो वो 80,000 आ जाएगा, दैट इज़ टैक्सेबल। इसी पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 3 में साथ ही लिखा हुआ है एम्प्लॉयर आल्सो पेड डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी। डोमेस्टिक सर्वेंट हैं एम्प्लॉय के, सैलरी वो कंपनी पे कर रही है, पेड बाय कंपनी। कंपनी कितना पे कर रही है जी? 60,000। रीइम्बर्स 30% ऑफ द सैलरी टू द एम्प्लॉयर। लेकिन एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, उसमें से 30% उसको एकोमोडेट कर रहा है, 30% रीइम्बर्स कर रहा है। तो बेनिफिट कितना हुआ जी? 30% का। एम्प्लॉयर्स जो है वो 60,000 पे कर रहा है। 60,000 में से आप उसको कितना वापस कर रहे हैं? 30% लेस 30%। 30% आप उसको रीइम्बर्स कर रहे हैं, कंपनी को वापस कर देते हैं आप
30% इसका लेंगे, 60,000 का वो आएगा 18,000। इसका मतलब है स्टिल यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 42,000। 60,000 सैलरीज कंपनी पे कर रही है, आप 18,000 उसमें से पे कर देते हैं, बाकी 42,000 का स्टिल वो बेनिफिट है जो आप रीइम्बर्स कर देते हैं, कंपनी को वापस कर देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ टेलीफोन बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। यूटिलिटी बिल्स जैसे होते हैं तो ये फुली टैक्सेबल हैं। टेलीफोन बिल्स, आपके टेलीफोन बिल्स हैं, कंपनी आपको रीइम्बर्स्ड कर रही है, वापस कर रही है, तो ये फुल बेनिफिट है जी। 33,000 का फुली टैक्सेबल हो जाएगा। पैरा नंबर 5 में आए, लिखा हुआ है डोनेशन इज़ हाउस होल्ड फर्नीचर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। मेडिसन डोनेटेड टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को डोनेशन देना आप, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, उसकी वैल्यू है फिर 25,000, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और आगे लिखा हुआ है एंड 20,000 टू द सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, इस पर भी आपने एवरेज रिलीफ देनी है। पॉइंट नंबर 6 पर आ जाए, मैंने पॉइंट नंबर 5 को मार्क कर लिया, इसकी 2 आइटम्स को। पॉइंट नंबर 6 है जी कंपेंसेशन फॉर अर्ली रिटायरमेंट। कंपेंसेशन आपको मिली है अर्ली रिटायरमेंट लेने की वजह से, फुली टैक्सेबल है। कंपेंसेशन फॉर अर्ली रिटायरमेंट की अमाउंट 300,000 है, मतलब 3 लाख है, फुली टैक्सेबल है। 7th आइटम है जी प्रोजेक्ट अलाउंस, फुली टैक्सेबल है। किसी प्रोजेक्ट पर स्पेशली आपको भेजा गया है, प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, उसके लिए आपको अलाउंस मिल रहा है एनुअली 40,000 का, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा हुआ जी ट्रेनिंग कोर्स फ़ी पेड बाय द एम्प्लॉयर, ट्रेनिंग आपको कंपनी करवा रही है, उसकी फ़ीस कंपनी पे कर रही है, तो ये बेनिफिट तो है, लेकिन कंपनी अपने लिए ट्रेनिंग करवा रही है तो ये फुली एग्जैम्प्ट है। पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आपका ट्रेनिंग का जो एक्सपेंस है उसको बियर कर रहा है, तो ये फुली एग्जैम्प्ट है 45,000। इसके साथ ही लिखा हुआ है जिम खाना मेंबरशिप फ़ीस, जो आप जिम खाना के मेंबर हैं, जिम खाना के मेंबर हैं, वो फ़ी जो है वो कंपनी दे रही है, तो आपको ये बेनिफिट हो गया कि आप एक क्लब के मेंबर हैं, उसकी फ़ी कंपनी दे रही है, तो ये फुली टैक्सेबल होगा बेनिफिट 25,000। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट आइटम है रेंटल इनकम ऑफ ओपन प्लॉट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। रिपेयर चार्जेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं, कलेक्शन चार्जेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं। अनएडजस्टेबल एडवांस जो है इसकी ट्रीटमेंट मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको जाकर बताऊंगा, इसको भी मार्क कर लें। उसके बाद लिखा हुआ ही हैज़ रिसीव 40,000 एज रॉयल्टी ऑन प्रोफेशनल बुक, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, प्रोफेशनल बुक्स हैं, फुली टैक्सेबल होगा। 55,000 फ़िश कैचिंग बिजनेस से उसको आ रहा है, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल होगा। अगर लिखा हुआ द सेम इज़ इन्वेस्टेड इन प्राइस बॉन्ड, जो उसे फ़िश कैचिंग बिजनेस से प्रॉफिट मिला है ना, वो उसने क्या किया जी प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, प्राइस बॉन्ड निकले नहीं हैं, प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट की। 11th आइटम है जी कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट, और उसके साथ ही लिखा हुआ है परफॉर्मेंस अवार्ड ग्रांटेड बाय चीफ मिनिस्टर, दोनों अदर सोर्सेज के आइटम हैं। 12th में आ जाए जी, 12th में लिखा हुआ है हिज सन इज़ इन USA एंड ही रिमिटेड 60,000 टू हिम, उसका बेटा जो है वो USA में है, वहाँ से उसने अपने बाप को 60,000 रुपया भिजवाया है, ये भी अदर सोर्स की आइटम है, फुली एग्जैम्प्ट होती है। आगे लिखा हुआ जी अमाउंट रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस बाय क्रॉस चेक, ये भी अदर सोर्स की आइटम है कि आपको विरासत से कोई रकम क्रॉस चेक के ज़रिए मिले तो अदर सोर्स में ये फुली एग्जैम्प्ट हो जाती है। उसके बाद ज़कात डिडक्टेड और वर्कर वेलफेयर फ़ंड हैं, आप जानते हैं ये दोनों टोटल इनकम में से माइनस होते हैं। 14th पैराग्राफ लिखा हुआ जी गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ का गेन है, कैपिटल गेन में आएगा, लेकिन होल्डिंग पीरियड मोर देन 5 ईयर है, तो ये फुली एग्जैम्प्ट होगा। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, ये भी कैपिटल गेन में आता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। सेल प्रोसीड ऑफ बोनस शेयर फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, इसी 14th पैराग्राफ में लिखा हुआ जी कि आपने बोनस शेयर्स कंपनी से आपको मिले थे, प्राइवेट कंपनी से, उनको आपने बेचा, आपको गेन हो गया। होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर, आपने 1 साल इन शेयर्स को रख कर फिर बेचा है, तो ये 25% एग्जाम्शन है कैपिटल गेन में, इसको भी मार्क कर लें। ही परचेज कूक्स ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी, इसके बदले में भी एवरेज रिलीफ मिलेगी।
देन कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से आप 50,000 से ज़्यादा कैश विदड्रॉ करवाएं तो 0.3% के हिसाब से बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आ जाएगा। 17th आइटम है जी यील्ड, प्रॉफिट मिला है। नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहाँ से आपको यील्ड मिला है, मुनाफा मिला है, इस पर 10% टैक्स है FTR में। फिर है प्रॉफिट ऑन डेट मेंटेन विद बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी के साथ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ये भी FTR की आइटम है, इस पर भी 10% टैक्स होगा। उसके बाद शेयर ऑफ लॉस है, शेयर ऑफ प्रॉफिट AOP से होता। पॉइंट नंबर 18 शेयर ऑफ प्रॉफिट होता ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन से, तो ये हम एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड करते हैं। लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, आपने अपने तौर पर जो है वो अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो वहाँ से आपने कोई मेडिकल की फैसिलिटी ली है, वो आपको रीइंबर्स हो गए हैं। ये अदर सोर्स में आता है, फुली एग्जाम्प्ट होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी आप जानते हैं 8th स्टेप में आती है। रेंट ऑफ मशीनरी, अगर आप रूटीन से ये काम कर रहे हो, मशीनरी रेंट पर देने वाला, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, फुली टैक्सेबल होगा। उसके बाद फ्री टी कॉफ़ी कूपन फॉर एम्प्लॉई एंड हिज फैमिली, एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है, फ्री टी कॉफ़ी कूपन ये एम्प्लॉई को और उसकी फैमिली को मिल रहा है, तो ये फुली टैक्सेबल है, एंड हिज फैमिली, तो फैमिली को जो बेनिफिट मिला है दैट्स वाई ये 22,000 का बेनिफिट है, फुली टैक्सेबल होगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो बस यही आइटम है, 22 आइटम है जी इस क्वेश्चन में। लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एडजस्टमेंट इसमें है। यहाँ तक टोटल करेंगे तो इट कम्स टोटल सैलरी इनकम, टोटल सैलरी इनकम आपके पास आ जाएगी थी, यहाँ तक टोटल करें आप तो टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी 33,26,000, 33,26,000, 33,26,000 टोटल सैलरी इनकम आ गई। सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग आप देते हैं जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 से रिलेटेड पॉइंट नंबर है जी पेज नंबर 443 पर 9th पॉइंट है, रेंटल इनकम ऑफ ओपन प्लॉट, रेंटल इनकम ऑफ ओपन प्लॉट, बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ओपन प्लॉट का रेंट है 1,50,000 टैक्सेबल है। देखिए आगे लिखा हुआ है रिपेयर चार्जेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कलेक्शन चार्जेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये जो अनएडजस्टेबल एडवांस है ना, अनएडजस्टेबल एडवांस, अगर आपको याद हो तो अनएडजस्टेबल एडवांस का 1/10 ऐड होता है, 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस, अनएडजस्टेबल एडवांस है 80,000, इसका 1/10 लें तो वो आता है 8,000, वो ऐड होना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं ऐड करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड। क्यों? इन केस ऑफ ओपन प्लॉट, जब ओपन प्लॉट रेंट पर दिया हो ना तो फिर ये अलाउड नहीं होता अनएडजस्टेबल एडवांस। अदरवाइज़ ये अनएडजस्टेबल एडवांस जो है ये रेंटल इनकम में ऐड हो जाता है। अभी आपकी प्रॉपर्टी इनकम सिर्फ 1,50,000 है, ये वैसे ही एग्जैम्प्ट है टू बी टैक्स्ड सेपरेटली, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं जी इस पर टैक्स हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मूव करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 है। देखें जी इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से आइटम हैं, हमने मार्क की हुई हैं।
इनकम फ्रॉम बिज़नेस से रिलेटेड 3 चीज़ें मैंने मार्क की हुई, एक पॉइंट नंबर 10 और एक पॉइंट नंबर 21। पॉइंट नंबर 10 में देखें क्या लिखा हुआ है हमने, क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 10 में, रॉयल्टीज़ ऑन प्रोफेशनल बुक्स। आपने प्रोफेशनल बुक्स जो हैं वो प्रिंट करवाई हैं, वो मार्केट में सेल हुई हैं, वहाँ से आपको रॉयल्टीज़ मिल रही हैं। तो रॉयल्टीज़ जो होती हैं प्रोफेशनल बुक्स की, देखें अगर ये नॉन प्रोफेशनल बुक्स होती ना तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना था। प्रोफेशनल का मतलब अब आपका ये पेशा है, रूटीन का काम है, तो इनकम फ्रॉम बिज़नेस में ये फुली टैक्सेबल है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम फ़िश कैचिंग बिज़नेस। फ़िश कैचिंग बिज़नेस फुली टैक्सेबल है। फिर मैंने पहले भी बताया था कि साथ लिखा हुआ है सेम इज़ इन्वेस्टेड इन प्राइस बॉन्ड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। आप इस पैसे को जहाँ मर्ज़ी इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पब्लिक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होती तो एवरेज रिलीफ मिल जाती, प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़िश कैचिंग बिज़नेस का प्रॉफिट है जी 55,000, सॉरी रॉयल्टीज़ का प्रॉफिट है 45,000 और फ़िश कैचिंग का प्रॉफिट है 55,000। इसके अलावा इनकम फ्रॉम बिज़नेस के आइटम है पॉइंट नंबर 21, रेंट ऑफ मशीनरी। रेंट ऑफ मशीनरी इनकम फ्रॉम बिज़नेस में फुली टैक्सेबल होगा 1,20,000। तो इनकम फ्रॉम बिज़नेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी कैपिटल गेंस। कैपिटल गेन सेक्शन 37, कैपिटल गेन से रिलेटेड भी 3-4 आइटम थी। पूरा एक पैराग्राफ है, पॉइंट नंबर 14 देखें पेज नंबर 443 पर। सारी इनकम आइटम जो हैं कैपिटल गेन से रिलेटेड हैं। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, सबसे पहले गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। इसका इशू ये है होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 5 ईयर है। होल्डिंग ईयर 4 ईयर से भी ज़्यादा हो ना तो फुली एग्जैम्प्ट होता है, ग्रेटर दैन 5 ईयर है। तो जितना भी ये गेन है 40,000 का गेन है, फुली एग्जैम्प्ट है, कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। तो यहाँ तक नोट कर लें, मैं वाइट बोर्ड रेस करने लगा हूँ। कैपिटल गेन्स हम कर रहे थे जी। कैपिटल गेन से रिलेटेड नेक्स्ट आइटम है जी लॉस ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी हो, एंटीक हो, पेंटिंग हो, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है जी सेल प्रोसीड्स ऑफ बोनस। सेल प्रोसीड्स, पैसे आपने हासिल किए हैं ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स को बेचकर, ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचकर आपने प्रोसीड्स हासिल की हैं, रकम हासिल की है, दैट इज़ 10,000। तो याद रखें प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हों, प्राइवेट कंपनी के बोनस शेयर्स हों, ज्वेलरी, एंटीक, पेंटिंग, इनको बेचकर जो गेन होता है, अगर इसका होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 1 ईयर हो तो ये एग्जैम्प्ट होते हैं अप टू 25%। तो 10,000 का 25% लेंगे तो वो 2500 आ जाएगा। इस तरह बाकी आपके पास 7500 का गेन बचेगा। तो कैपिटल गेन की यही 3 आइटम थी जी। 14th नंबर एडजस्टमेंट थी, हमने वो तीनों आइटम्स लिख ली हैं। लेट्स मूव टू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका सेक्शन है 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के आइटम देखते हैं जी कौन कौन सी हैं जिनको हमने मार्क किया हुआ है। पॉइंट नंबर 11 है जी सबसे पहले कैश अवार्ड बाय प्रेसिडेंट। तो याद रखें जो भी इनाम प्रेसिडेंट देंगे वो फुली एग्जैम्प्ट होगा।
सदर से जो भी इनाम मिलेगा जितना भी कीमती हो वो फुली एग्जैम्प्ट होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, जैसे यहाँ लिखा हुआ है परफॉर्मेंस अवार्ड ग्रांटेड बाय चीफ मिनिस्टर, परफॉर्मेंस अवार्ड बाय चीफ मिनिस्टर CM, वो फुली टैक्सेबल है। उसकी अमाउंट है 40,000, वो फुली टैक्सेबल है। आगे मूव करते हैं जी। इनकम फ्रॉम, उसके बाद लिखा हुआ जी हिज सन इन USA, अमाउंट फ्रॉम USA, रेमिटेंस फ्रॉम USA, फुली एग्जाम्ड है 60,000। जितना भी पैसा आपके रिश्तेदार आपको दूसरे मुल्क से भिजवाते हैं फुली एग्जाम्ड है। लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस, विरासत से आपको रकम वसूल हुई है, रिसीव्ड, लेकिन ये क्रॉस चेक के ज़रिए हुई है। क्रॉस चेक के ज़रिए हुई है तो ये फुली एग्जैम्प्ट है। अगर ये कैश में होती तो टैक्सेबल होनी थी, अब ये क्रॉस चेक के ज़रिए हुई है तो फुली एग्जैम्प्ट होगी। आगे मूव करते हैं। ज़कात और वर्कर वेलफेयर फ़ंड है, फिर सकूक ऑफ़र, कैश विदड्रॉल, यील्ड, रीइंबर्समेंट। पॉइंट नंबर 19 है रीइंबर्समेंट। ये एम्प्लॉयर ने रीइंबर्समेंट नहीं की, ये आपने अपने तौर पर हॉस्पिटलाइजेशन की इंश्योरेंस करवाई थी। रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई रकम रीइंबर्स हुई है, आपने हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट लिया है, 30,000 का फुली एग्जैम्प्ट है। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्ट है, रेंट ऑफ मशीनरी है, फ्री टी कॉफ़ी है। तो यही अमाउंट्स हैं जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड। यहाँ तक टोटल करते हैं। तो टोटल इनकम आ गई जी 35,93,500 टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होती हैं। सबसे पहले माइनस होता है जी ज़कात डिडक्टेड, इस क्वेश्चन में बिल्कुल ज़कात डिडक्टेड है। फिर माइनस होता है जी वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड, वो भी आपने जमा करवाया हुआ है, ये दोनों माइनस होंगे। डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 है ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन, प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस भी नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी भी नहीं है। तो ये 2 ही अमाउंट हैं, दोनों माइनस हो जाएंगी जी। कितनी हैं जी? ज़कात जो है वो 1,50,000 की है और वर्कर वेलफेयर फ़ंड जो है वो 100,000 का है, 1 लाख का है। तो 2,50,000 जो है ये माइनस कर दें टोटल इनकम में से, तो आपके पास आ जाती है जी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। $2,50,000 जब माइनस होगा तो आ जाएगा 33,43,500। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है शेयर फ्रॉम EOP, और हमें पता है इस क्वेश्चन में कोई शेयर फ्रॉम EOP नहीं है, तो डबल लाइन लगा दी क्योंकि इनकम वाला पोर्शन अब ख़त्म हो गया। अब टैक्स कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप तो रेट पर्पज़ वाली इनकम और रेट पर्पज़ वाला टैक्स तो नहीं होगा, इसी पर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल, एक्चुअल टैक्स पेएबल, इस इनकम पर हमने एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। 33,43,500 पर हमें टैक्स रेट का टेबल देखना पड़ेगा। इस चैप्टर के शुरू में टैक्स रेट का टेबल पेज नंबर 391 पर, जैसा कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ, पेज नंबर 391 पर आप देखें तो ये 33 लाख किस स्लैब में आ रहा है जी? तो ये आ रहा है जी स्लैब नंबर 5 में। स्लैब नंबर 5 की रेंज है जी 25 लाख से लेकर 40 लाख तक, 25 लाख से लेकर 40 लाख तक। तो 25 लाख तक फ़िक्स टैक्स है 65,000, और 25 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है उस पर 15% टैक्स है।
तो आप देखें जी कितनी इनकम ज़्यादा है, 33,43,500। ये 25 लाख से कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है जी 8,43,500। इस पर 15% टैक्स है, तो 8,43,500 पर 15% टैक्स लेंगे तो वो आएगा 1,26,525। इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअल टैक्स पेएबल ऐड करें जी तो ये आ जाएगा जी 191,525। ये टोटल एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया। एक्चुअल टैक्स पेबल में आप ऐड करते हैं जी ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में प्रॉपर्टी इनकम होती है, प्रॉपर्टी इनकम आपकी वैसे ही 2 लाख से कम है। ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक लिख मैं देता हूँ ताकि आपको तरतीब याद रहे। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, तो उसमें प्रॉपर्टी इनकम है। प्रॉपर्टी इनकम जो है वो आपकी वैसे ही 2 लाख से कम है। 3 चीज़ें वैसे तो यहाँ पर आती हैं, लेकिन है ही क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम थी, ना इसमें कैपिटल गेन की कोई इनकम थी जिसको हम सेपरेट ब्लॉक में ले जाते, ना ही यहाँ पर गोल्डन हैंडशेक था जिसके एवरेज टैक्स रेट्स गिवन होते। तो प्रॉपर्टी इनकम 1,50,000 है। उसके बारे में बेशक आप यहाँ लिख दें एग्जैम्प्ट होती है अप टू 2 लाख, 2 लाख तक ये वैसे ही एग्जैम्प्ट है, तो नथिंग इज़ एडिड। तो यही आपका एक्चुअल टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा। एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल टोटल इस वजह से कि सेपरेट ब्लॉक में जितनी इनकम रह जाती हैं उनका टैक्स भी ऐड हो जाता है, वो है ही नहीं है, तो टोटल टैक्स यही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जी सीनियर सिटीज़न रिबेट और डिसेबल पर्सन की रिबेट, वो नहीं है। उसके बाद 5th स्टेप होता है टीचर्स रिबेट, 40% कंसेशन फॉर टीचर्स एंड रिसर्चर्स। अब ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताया था, कुछ शुरू में भी लिख दिया था कि एक टीचर का क्वेश्चन है मिस्टर शरीफ सिद्दीक का। 40% टैक्स कंसेशन देनी है जी किस पर, सैलरी के टैक्स पर। तो हमने क्या करना है जी, पहले कैलकुलेट करना है टैक्स ऑन सैलरी इनकम। पहले भी इससे रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम आपको करवा चुका हूँ। सैलरी इनकम का टैक्स निकालना है। अब हमें उसके लिए पता होना चाहिए सैलरी इनकम कितनी है। तो जब सैलरी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ था मैंने टोटल किया था 33,26,000 आया था। तो इस 33,66,000 का टैक्स निकालें। किस तरह, वही स्लैब रेट को देखकर, हमने स्लैब रेट देखा तो वही रेट यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। मतलब वही स्लैब है कि 25 लाख तक फ़िक्स टैक्स है 65,000, और जितनी इनकम 25 लाख से ज़्यादा है उस पर 15% टैक्स अप्लाई होना है। तो ये हम सैलरी का टैक्स निकाल लेंगे इस तरह से, ये आएगा 8,26,000, इस पर 15% ले लें। 8,26,000 पर जब आप 15% लेंगे तो वो आएगा 1,23,900। तो ये मिस्टर शरीफ सिद्दीक के सैलरी का टैक्स है 1,88,900। तो टीचर्स को उनके टोटल टैक्स पे रिबेट नहीं दी जाती बल्कि सैलरी के टैक्स पर रिबेट दी जाती है। उसके लिए हमें सैलरी का टैक्स निकालना पड़ता है। सैलरी इनकम जो है हमारे पास गिवन होती है, उसका हम टैक्स निकाल लेते हैं स्लैब रेट को देखकर, उसका 40% जो है वो रिबेट दे देते हैं। अब आप 40% कैलकुलेट करें 1,88,900 का, तो वो आ जाता है जी 75,560। तो ये 40% कंसेशन जो है वो टीचर्स के लिए थी, वो माइनस हो गई। तो यहाँ पर ग्रॉस टैक्स पेएबल आ जाएगा ग्रॉस टैक्स पेएबल आ जाएगा जी 1,15,965।
यहाँ तक नोट कर लें, मैं फिर रेज़ कर देता हूँ। ग्रॉस टैक्स पेबल है जी 1,15,965। उसके बाद 6 स्टेप है जी फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। तो 7 स्टेप है जी एवरेज रिलीफ। अब देखते हैं जी एवरेज रिलीफ किस किस पर देनी है हमने। एवरेज रिलीफ निकालने का तरीका है, रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करते हैं जी रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ। अब इस क्वेश्चन में तो रेट पर्पज़ वाला टैक्स भी नहीं है, रेट पर्पज़ वाली इनकम भी नहीं है। तो एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका जी, जो प्रीवियस स्टेप का टैक्स हो वो है 1,15,965, उसको एक्चुअल टोटल टैक्सेबल इनकम के साथ डिवाइड कर देते हैं। वो आपने फाइंड आउट की हुई थी, आप अपनी नोटबुक पर देख लें, वीडियो को जो है वो रिवाइंड करके देख लें। 33,43,500 मल्टीप्लाई हमने करना है जिस अमाउंट पर रिबेट देनी है, अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट या रिलीफ, किस अमाउंट पर रिलीफ देनी है जी वो अब हमें देखना पड़ेगा। हमने चीज़ों को मार्क किया हुआ है जिन पर एवरेज रिलीफ मिलनी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर आप देखें, उसमें मैंने मार्क किया था आपको रीड आउट करवाते वक्त। पॉइंट नंबर 5, डोनेशन इज़ हाउस होल्ड फर्नीचर, डोनेशन ऑफ हिज, घर का फर्नीचर उसने डोनेट कर दिया था किसी हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। तो जितनी डोनेशन आपने दी है 65,000 की, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है जी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल को डोनेशन दी है, इस पर भी एवरेज रिलीफ मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल को कितनी रिलीफ आपने दी है जी, कितनी डोनेशन दी है, 20,000। उसके बाद और देखें जी किसको मार्क किया हुआ जी हमने, स्कूक्स ऑफर्ड, बिल्कुल 15th आइटम है, स्कूक्स ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी, परचेज्ड, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, परचेज। स्कूक्स बॉन्ड हैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑफ़र करती है, परचेज स्कूक बॉन्ड्स, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की भी है 30,000, इसके बदले में भी रिलीफ मिलेगी। यही 3 अमाउंट्स हैं जी आई थिंक जो हमने रीड आउट की थी। तो टोटल इसका मतलब हुआ 1,15,000 पर रिबेट देनी है। जिस पर रिबेट देनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 1,15,000 पर रिबेट देनी है, 1,15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिबेट की अमाउंट आ जाएगी 3,989। तो आपके ग्रॉस टैक्स पेएबल में से एवरेज रिलीफ माइनस होगी तो आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा जी 1,11,976। ये आ गया नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल में से लास्ट स्टेप है 8th स्टेप, दैट इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की एक ही आइटम थी आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है वो 2 आइटम थी जी। एक था कैश विदड्रॉल, टैक्स ऑन कैश विदड्रॉल, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया भी था कि 50,000 से ज़्यादा कैश विदड्रॉ करवाएं तो 0.3% आपको टैक्स देना पड़ता है। और दूसरा था टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। तो कैश विदड्रॉल आपने करवाया था जी 60,000 का, उस पर टैक्स है 0.3%, तो ये आ जाएगा 180। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी भी आपके पास था, गिवन था 1,10,000। ये दोनों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हैं, ये माइनस कर देंगे आप तो आपके पास आ जाएगा जी नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न
अब इसमें कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं होती, आ जाएगा 1796 नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न। तो यहाँ तक हमने डबल लाइन लगा ली, जब इसमें कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं होगी। लास्ट है जी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा, दैट इज़ टैक्स अंडर एफ टी आर का टैक्स कितना है। अब एफ टी आर से रिलेटेड दो आइटम थी जिन पर एफ टी आर का टैक्स, जिन पर आपने टैक्स जो है वो एट सोर्स एफ टी आर का टैक्स दिया होता है। यहाँ पर जस्ट आपको स्टेटमेंट में रिपोर्ट देनी होती है कि देखें जी मैंने ये टैक्स अंडर एफ टी आर दिया हुआ है। वो दो आइटम थी जी, एक टैक्स नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट आपको मिला था, पॉइंट नंबर है जी 17, जो आपको यील्ड मिला था नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट से। और दूसरा है जी प्रॉफिट ऑन डेट मेंटेन विद बैंकिंग कंपनी, जो आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हुए थे, प्रॉफिट ऑन डेट विद बैंकिंग कंपनी, बैंक में पैसे जमा करवाएं, वहाँ से जो आपको प्रॉफिट मिलता है उस पर भी 10% टैक्स होता है। तो नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट पर आपने 30,000 जमा करवाए थे, वहाँ से 10% टैक्स कट गया 3,000। जो प्रॉफिट है मेंटेन विद बैंकिंग कंपनी वो 50,000 है, इसका टैक्स भी 10% है, ये आ गया 5,000। तो टैक्स अंडर एफटीआर जो आप पे कर चुके होते हैं वो जस्ट आपने यहाँ पर रिपोर्ट देनी है जी, वो है 8,000। तो यहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नंबर 14 और 15 डिस्कस करेंगे, जहाँ पर मैं अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।